बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रेन में मेरे सामने वाली सीट पर बैठी हुई औरत पानी पीने के लिए नीचे उतरी तो ट्रेन चल पड़ी। इसका मासूम बच्चा रो रहा था। मैंने इसे चुपके से सीने से लगाया और इसके पास बड़े थैले में हाथ डाला कि शायद दूध की बोतल मौजूद हो, लेकिन मेरे हाथ में जो चीज़ आई इसे देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि इस थैले में मैं इंस्पेक्टर वलीद के कमरे में दस्तक देकर दाखिल हुआ। सामने ही वो बैठे हुए थे। अंदर जाते ही मैंने इन्हें सैल्यूट किया था, जबकि वो अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले कि फिर जवान तैयार हो अपनी न्यू ड्यूटी के लिए। मैंने सर हाँ में हिलाया तो आगे बढ़कर इन्होंने मुझे गले से लगा लिया था। मेरा ट्रांसफ़र लाहौर हो गया था और अब मुझे सफ़र के लिए निकलना था, मगर इससे पहले मैं अपने साथियों से मुलाकात करने आया था। वलीद सर के साथ मेरी ज़्यादा नहीं बनती थी। हम दोनों के दरमियान हमेशा ही झगड़ा रहता था। इनकी सोच मुख्तलिफ थी और मेरी सोच इनसे ज़्यादा अलग थी। यही वजह थी कि हम एक साथ काम ज़्यादातर वक्त नहीं कर पाते थे और मजबूरन मुझे ट्रांसफ़र का लेटर देना पड़ा था, जो कबूल हो गया था। इनसे अलग हुआ तो वो मेरी आंखों में देखते हुए बोले, उम्मीद करता हूँ आगे जाकर तुम तरक्की हासिल करोगे। मैं इन्हें देखते हुए बोला, मैं भी उम्मीद करता हूँ आपको जल्द समझ आए इंसाफ किस शय का नाम है। आप जो करते हैं अल्लाह आपको हिदायत दे और आप जल्द इस बुरे काम को छोड़ दें। मैं जानता था मैं गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं जा ही रहा था तो इन्हें सीख देना मेरा फ़र्ज था। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराए थे और बोले, तुम में बहुत जहर है। खैर खुदा हाफिज, कौन इंसाफ करता है और कौन नहीं करता ये तो वक्त ने तय कर दिया है। अगर मैं इंसाफ नहीं करता तो आज मैं यहाँ ना होता। इनकी बात सुनकर मुझे आग लग गई थी, मगर मैंने बर्दाश्त किया था और इन्हें खुदा हाफिज बोलकर कमरे से निकल आया था। मैं मजीद यहाँ रहकर अपना खून नहीं जलाना चाहता था। बाहर आकर मैंने अपने बाकी साथियों को अल्लाह हाफिज बोला था और सीधा ट्रेन स्टेशन की तरफ बढ़ गया था। दिल अजीब हो रहा था। इतना वक्त मैंने इस पुलिस स्टेशन में काम किया था, मगर अब सूरत हाल ऐसी हो गई थी कि हम काम एक साथ नहीं कर सकते थे। एक म्यान में कभी दो तलवार नहीं रह पाई हैं और हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही था। एक लंबी मुसाफत तय करने के बाद मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया था और खामोशी से एक तरफ बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगा था। तकरीबन 15 मिनट बाद अनाउंसमेंट हुई थी कि मेरी ट्रेन 3 नंबर प्लेटफार्म से रवाना होगी। मैंने फौरन अपना सामान उठाया था और उस तरफ बढ़ गया था। मैं उदास जरूर था, लेकिन दिल ही दिल में खुश भी था। लाहौर में मेरा पूरा खानदान मौजूद था, यानी मैं अब अपने खानदान के करीब होऊंगा। ये सोच मेरे लिए बहुत खुशकुन थी। थोड़ी ही देर में मैं अपनी जगह तलाश करके बैठ गया था। मेरे डब्बे में कोई और मुसाफिर नहीं था। अभी तक सिर्फ मैं अकेला ही बैठा हुआ था। एक लड़की अपना बच्चा लेकर मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गई थी। बच्चा काफी छोटा लग रहा था, तकरीबन साल भर का, लेकिन वो बहुत खूबसूरत था। मैं इसको ही देख रहा था। एक छोटे बच्चे को देख आपके लबों पर कुदरती मुस्कुराहट आ जाती है। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। चंद लम्हे बाद इसने अपने सोए हुए बच्चे को सीट पर लेटा दिया था और मुझे देखते हुए बोली, मैं बस 5 मिनट में पानी पीकर आ रही हूँ, आप मेरे बच्चे को देख लेना। मैं इसे मना करना चाहता था कि इस तरह किसी भी अजनबी पर अपने बच्चे की जिम्मेदारी छोड़कर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो काफी थकी हुई लग रही थी। मैंने हाँ कह दिया था। कौन सा मैं इसका बच्चा लेकर भागता। मैं पुलिस ऑफिसर था, वो मुझ पर भरोसा कर सकती थी। वो उठकर चली गई थी और मैं एक अजीब कशिश के जेरे असर इस बच्चे के बराबर में जाकर बैठ गया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। इस औरत को गए हुए पूरे 10 मिनट बीत गए थे। बच्चा भी करवट लेकर अब जागना शुरू हो गया था। आखिर वो औरत कहाँ रह गई थी, क्योंकि ट्रेन चलने में सिर्फ 5 मिनट रह गए थे। मैंने खिड़की से बाहर झांककर देखा, मगर वो मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। लोगों की भीड़ इतनी थी कि सिर्फ सर नजर आ रहे थे। मैं कुछ सोचकर अपनी जगह से खड़ा हुआ था। इरादा ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर इस औरत को देखने का था, लेकिन अगले ही लम्हे ट्रेन चलना शुरू हो गई थी। मैंने बच्चे को फौरन गोद में ले लिया था, क्योंकि वो नींद में गिर भी सकता था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी और नजरें दाखिली दरवाजे पर जमी हुई थी। ट्रेन अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी और अगले ही लम्हे ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी और आगे बढ़ गई थी। स्टेशन पीछे छूट गया था। वो औरत नहीं आई थी। बच्चा अभी मेरी गोद में गहरी नींद सो रहा था। मैं फौरन खड़ा हो गया था। इरादा टीटी के पास जाने का था, लेकिन अचानक बच्चा नींद से जाग गया था। एक लम्हे तक वो मेरा चेहरा देखता रहा। जैसे ही इसे चेहरा समझ नहीं आया, वो चीख चीख कर रोना शुरू हो गया था। मैं अब इसे गोद में लेकर बहलाने लगा था, मगर वो बिल्कुल भी बहल नहीं रहा था और चीख चीख कर रो रहा था।
इसकी आंखों से आंसू बल भर रहे थे, मेरी जान निकल गई थी। ये सब क्या हो रहा था मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। मेरे साथ वाले डब्बे से एक औरत आई थी और बोली, इसकी अम्मी कहाँ है, आप इसको दूध दें, शायद भूख की वजह से रो रहा है। अब मैं इसको क्या बताता कि ये औरत अपना बच्चा छोड़कर चली गई। शायद वो जानबूझकर अपना बच्चा छोड़कर गई थी। मैंने इस औरत को बस्ते में देखने का इशारा किया था, मगर उसी लम्हे इसका शौर आ गया था और इसे अपने साथ ले गया था। मैं अब परेशानी से इस औरत के बस्ते के पास बैठ गया था और इसमें दूध तलाश करने लगा था। अगले ही लम्हे मेरे हाथ में एक पर्चा आया था, इसमें कुछ लिखा हुआ था। फिलहाल मैंने इसे निकालकर अपनी शर्ट के सामने वाली जेब में डाल लिया था और एक बार फिर दूध इसमें तलाश करने लगा था। दूध अब मिल गया था। मैंने फौरन बच्चे को पिलाया तो वो अब चुप हो गया था और मुझे खामोश होकर टुकड़ टुकड़ देखने लगा था। मैंने अब इस खत को पढ़ना शुरू किया था। इसमें लिखा हुआ था, मैं बहुत मजबूर होकर ये कदम उठा रही हूँ। जिसके हाथ में भी मेरा बच्चा आए, खुदा के लिए इसको किसी दारुल अमान में दे देना, या अगर तुम्हारी हैसियत है तो इसे गोद लेकर इसकी परवरिश करना। मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं इसकी परवरिश नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो, खुदा हाफिज। जबकि मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। ये क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चंद लम्हे लगे थे और मैंने फैसला ले लिया था कि बच्चे को लेकर लाहौर जाऊंगा, वहां जाकर इसकी कंप्लेन करूंगा और फिर जो फैसला कानून का होगा इसी पर अमल करूंगा। वो बच्चा दूध पीकर गहरी नींद सो गया था, जबकि मेरा हाल अजीब हो रहा था। मुझे अब शदीद गुस्सा आने लगा था। न जाने लोग अपने मासूम बच्चों के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर लेते हैं। अगर तुम इन्हें पाल नहीं सकते तो फिर पैदा क्यों करते हो। इनके साथ इतना बड़ा जुल्म करके हासिल क्या होता है। अभी मैं यही सोच रहा था जब मेरा मोबाइल फोन बजने लगा था। मोबाइल निकाल कर देखा, सामने मेरी माँ का फोन आ रहा था। मैंने कॉल रिसीव की थी। अभी मैं हेलो कहता जब दूसरी तरफ से इनकी आवाज सुनाई दी, पूरा घर साफ हो चुका है, खाने का इंतजाम किया जा रहा है और तुम्हारी खाला की बेटी फौजिया भी आई हुई है। घर में बहुत खुशियां हैं, बस अब तुम जल्दी से आ जाओ। इनकी बात सुनकर मैं नरमी से बोला, अम्मी मैं बस ट्रेन में बैठ गया हूँ, कुछ घंटों बाद आपके सामने मौजूद होऊंगा। वो बोली, बस अपना दिमाग बनाकर आना, तुम्हारे आते ही मैं फौजिया से तुम्हारी मंगनी करूंगी और फिर शादी। बहुत अरसा रह लिया तुमने अपने खानदान से दूर, अब जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगे। इनकी बात सुनते ही मुझे सांप सूंघ गया था। मैं फौरन बोला, मैं फौजिया से शादी नहीं करूंगा। क्या हो गया है आपको, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं। हम दोनों की मिजाज बिल्कुल अलग है। वो एक आजाद ख्याल औरत है और मैं ऐसी लड़की नहीं चाहता। मुझे एक घरेलू लड़की चाहिए। हर इंसान की अपनी सोच होती है और मैं ऐसी लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। मेरी बात सुनकर वो बोली, तुम चुप हो जाओ, जो फैसला मैं ले चुकी हूँ इस पर ही तुम्हें कायम रहना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर इन्होंने गुस्से में फोन रख दिया था, जबकि मैं वहीं अपना सर थाम चुका था। लाहौर की बजाय कराची में रहने को मैंने इसीलिए तरजीह दी थी कि मैं अम्मी की पसंद से शादी नहीं करना चाहता था। खानदान में कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो मेरे मियार की हो, और फौजिया तो बिल्कुल भी नहीं। इसकी अपनी सगी माँ इसे पसंद नहीं करती थी, यानी इसका मतलब साफ था वो लड़की घर बसाने वाली नहीं थी। मगर अम्मी की आंखों पर बांझी की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। कुछ देर तक मैं खामोशी से इस बच्चे को देखता रहा था और फिर अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल उभरा था, अगर मैं झूठ का सहारा लूं तो इस मुसीबत से मेरी जान छूट सकती है। बच्चे को किसी दारुल अमान या पुलिस स्टेशन ले जाने की बजाय मैं घर ले जाता हूँ और सबको ये कह दूंगा कि मैंने वहां शादी की थी और मेरी ये औलाद है, बीवी ने मुझे छोड़ दिया है, इसलिए मैं अपना बच्चा लेकर यहाँ आया हूँ। और वैसे भी मुझे वो बच्चा बहुत अच्छा लग रहा था, इसके साथ वक्त गुजारने का दिल चाह रहा था। यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, लेकिन मैं लेना चाहता था। मुझे मालूम था अगर मैंने पुलिस में कंप्लेन की या बच्चे को दारुल अमान के हवाले किया तो भी इस बच्चे की जिंदगी खराब ही होगी। अगर ये मेरे साथ रहा तो कम से कम मैं इसका मुस्तकबल बना दूंगा। मैंने बैठे बैठे कुछ मिनट में ही फैसला कर लिया था। इस बात से अनजान की किस्मत मेरे लिए कैसा फैसला ले चुकी है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 1 घंटे तक वो बच्चा सोता रहा था और फिर जाग गया था। अब मेरे पास दूध भी मौजूद नहीं था। मेरी टेंशन बढ़ गई थी क्योंकि वो बच्चा अब रोना शुरू हो गया था। शायद इसको भूख लग रही थी। मैंने दोबारा इस बैग को छाना तो इसमें दूध का डब्बा मौजूद था, लेकिन अब परेशानी ये थी कि मुझे दूध बनाना नहीं आता था। मजबूरन मैंने इस बच्चे को गोद में ले लिया था। वो शायद अब मेरी गोद से मानूस हो चुका था, इसीलिए अब चुप होकर मेरी शक्ल देख रहा था।
میں نے دودھ لے کر اس ڈبے کی طرف قدم بڑھائے تھے جہاں سے وہ عورت آئی تھی۔ ڈبہ اس عورت کی طرف بڑھا کر میں نے بہت عاجزی سے درخواست کی تھی کہ مجھے دودھ بنانا نہیں آتا، بچے کی ماں پیچھے اسٹیشن پر رہ گئی ہے، کیا آپ میرے لیے دودھ بنا سکتی ہیں؟ میرا بچہ رو رہا ہے۔ شاید وہ بھی صورتحال سمجھ گئی تھی اور اس نے سر ہلا کر دودھ بنا دیا تھا۔ میں نے بچے کو دیا تو وہ خاموشی سے پینے لگا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ سو جائے، مگر اب ممکن نہیں تھا۔ اس کی نیند پوری ہو چکی تھی اور وہ اب اپنی ماں کو ایک بار پھر تلاش کر کے رونا شروع ہو گیا تھا۔ میں اسے اب اپنے موبائل میں کارٹون لگا کر دے چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس میں مگن ہو گیا تھا اور میں ایک بار پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ بچے کے ساتھ میں ڈیوٹی کیسے کروں گا، کئی طرح کے خیال میرے دماغ میں آ رہے تھے، لیکن فوزیہ اور امی کی شادی کے دباؤ سے بچنے کے لیے یہ بچہ میرے لیے سب سے بڑی مدد تھی۔ لیکن پھر بھی مجھے کمپلین کرنی ہی پڑے گی۔ میرا اب دماغ تھوڑا بہت کام کر رہا تھا۔ پولیس میں کمپلین کر کے اس بچے کی کسٹڈی لے لوں گا۔ اگر کئی سال بعد اس کی ماں آئی تو مجھے بچہ دینا پڑے گا، اور اگر ایک دفعہ میں اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تو اسے دینا مشکل ہو جائے گا۔ دماغ میں ایک کے بعد ایک خیال آئے جا رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے اس نے کارٹون دیکھے تھے اور پھر دوبارہ رونا شروع ہو گیا تھا۔ میرا سر بھی درد کر رہا تھا۔ میرا ارادہ تھوڑی دیر آرام کرنے کا تھا، لیکن وہ بچہ مجھے ایک لمحہ بھی بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ میں اب اسے لے کر دائیں بائیں چلنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ میرے ساتھ کھیلنے لگا تھا اور پھر بالکل مگن ہو گیا تھا۔ چھوٹا بچہ تھا، جلدی سب کچھ بھول کر اپنے لیے کھیل تلاش کر رہا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ وہ میرے ساتھ کھیلا تھا اور ایک بار پھر تھک کر نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ ویسے بھی بچے سفر میں سوتے ہیں، اس کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس درمیان میری اس عورت نے بہت مدد کی تھی۔ ہر بار میں اس کے پاس ہی گیا تھا دودھ بنوانے۔ میں شام 5 بجے ٹرین میں بیٹھا تھا اور اگلے دن کے 5 بجے ہی ٹرین سے اترا تھا۔ میرے پاس اب سامان کے ساتھ ایک اضافی بیگ اور ایک بچہ موجود تھا۔ مجھے لینے کے لیے میرا بڑا بھائی آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً میرے پاس بھاگ کر آیا تھا، مگر جیسے ہی وہ میرے گلے لگتا اس سے پہلے ہی وہ تھم گیا تھا اور حیرت سے بچے کو دیکھنے لگا تھا۔ میں خود آگے بڑھ کر اس کے گلے لگا تھا۔ وہ بولا، یہ بچہ کس کا ہے؟ اس کا پہلا سوال ہی یہ تھا۔ میں چند لمحے خاموش رہا اور پھر اسے دیکھتے ہوئے بولا، میرا بچہ ہے، یہ میرا بیٹا۔ جبکہ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا تھا اور پھر ہنستے ہوئے بولا، مذاق کر رہے ہو نا؟ تمہاری تو شادی ہی نہیں ہوئی، پھر بچہ کہاں سے آ گیا؟ اور اگر بچہ ہے تو پھر تمہاری بیوی کہاں پر ہے؟ میں نے سوچی سمجھی کہانی اس کو بھی سنائی تھی۔ میری بیوی مجھے چھوڑ چکی ہے اور بچے کی ذمہ داری میرے سر آئی ہے، اسی لیے میں نے ٹرانسفر کی گزارش کی تھی اور اتفاق دیکھو میرا ٹرانسفر کامیاب ہو گیا۔ میری بات سن کر وہ بولا، اماں تجھے مار دیں گی، تجھے پتا بھی ہے تو بول کیا رہا ہے؟ جبکہ میں گہری سانس لے کر بولا، جو ہوگا اب دیکھا جائے گا۔ میں اپنا بچہ کہیں پھینک تو نہیں سکتا نا؟ میں جوان ہوں، شادی کی عمر ہو چکی ہے، مجھے شادی کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے سادگی سے وہاں پر نکاح کر لیا۔ مجھے لگا تھا میری شادی کامیاب رہے گی، مگر نصیب کی بات تھی، ہماری شادی نہیں چل پائی۔ مگر بچہ اب ہے تو کیا، میں اسے پھینک تو نہیں سکتا، میری اولاد ہے، میرے وجود کا حصہ ہے۔ جبکہ وہ بولا، میں تو بس دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تمہاری مدد کرے، کیونکہ اماں تو وہاں کچھ اور ہی خواب سجائے بیٹھی ہیں۔ خیر، گھر چلو پھر بات کرتے ہیں۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ مجھے معلوم تھا گھر پر پہنچنا اور وہاں کے معاملات ہینڈل کرنا آسان نہیں ہوگا، مگر فی الحال اس شادی جیسی مصیبت کو سر سے اتارنے کا ایک یہی بہترین حل تھا۔ راستے میں ایک دفعہ میرا دل کیا میں اپنے بھائی کو سچائی بتا دوں، لیکن جتنا وہ اماں کا چمچا تھا مجھے ڈر تھا کہیں وہ جذبات میں آ کر سچ نہ بول دے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم گھر پہنچ گئے تھے۔ ہم جیسے ہی گاڑی سے اترے، سامنے ہی میرے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری اماں سامنے کھڑی تھی، خاندان کی باقی خواتین، میرے باقی بہن بھائی سب کھڑے تھے، ہاتھوں میں ہار پھول لیے۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر لیا تھا، خود کو تھپڑ کے لیے بھی تیار کر چکا تھا۔ میں جیسے ہی قریب پہنچا، اماں نے مجھے گلے لگا لیا تھا۔ میرا بچہ میرے بھائی کی گود میں تھا۔ دھیرے دھیرے میں سب سے ملا تھا، میرا بھائی بھی اندر آ چکا تھا۔ اب اماں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی میں نے اپنے بیٹے کو گود میں لے لیا تھا اور ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ میرا بیٹا ہے اذلان۔ مجھے اس بچے کا نام بھی نہیں پتا تھا، بر وقت میں نے اس کا نام سوچا تھا۔ میری بات سن کر اماں بولی، کیا بول رہے ہو؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ فوزیہ بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی اور خاندان کی باقی لڑکیاں بھی۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، جی اماں، یہی سچ ہے، وہاں میں نے شادی کر لی تھی اور یہ میرا بیٹا ہے
अम्मा बोली, एक जोर का थप्पड़ लगाऊंगी, ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम जानते हो ना मैंने तुम्हारे लिए क्या सोचा हुआ है। इन्होंने मुझे आंखें दिखाकर खामोश रहने का हुक्म दिया था, जबकि मैं सर नफी में हिलाकर बोला, अम्मा इसमें गुस्सा करने की क्या बात है। अब अगर मैं किसी को पसंद करके शादी कर चुका हूँ और मेरा बच्चा भी हो गया है तो आप गुस्सा क्यों हो रही हैं। मैं मजीद कुछ कहता इससे पहले ही फौजिया घर से निकल गई थी। अम्मा इसको पुकार रही थी लेकिन वो नहीं ठहरी थी। यकीनन अब खानदान में हंगामा होगा। सब लोग मुझे हैरत भरी नजरों से देख रहे थे। फिलहाल लोगों की नजरों से बचने के लिए मैं अंदर चला गया था और अपने कमरे के अंदर बैठ गया था। साथ ही में अपनी बहन को हुक्म दिया था कि मेरे बच्चे के लिए दूध बना दो। पहले तो वो मुझे घूरती रही थी लेकिन एक मासूम बच्चे का ख्याल करके दूध बनाने चली गई थी। इसके भी छोटे बच्चे थे इसीलिए मुझे भरोसा था। अभी मैं बैठा ही था जब अम्मा कमरे में आई थी और आते ही इन्होंने मेरी सोच के बिल्कुल ठीक मुताबिक मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था और मेरा कान मरोड़ते हुए बोली, क्या है ये सब, तुम क्या चाह रहे हो, मुझे बता दो। मैं तुम्हारे लिए फौजिया को पसंद कर चुकी हूँ और तुम एक बच्चा लेकर आए हो। मैंने इसलिए तुम्हें कराची भेजा था, तुम वहां अपनी ड्यूटी निभाने के लिए गए थे। ये सब क्या तमाशा है। इनकी बात सुनकर मैं गहरी सांस लेकर बोला, इतने साल बाद मैं लौट कर आया हूँ और आप मेरा इस्तकबाल थप्पड़ से कर रही हैं। बेटे से ज्यादा अजीज आपको आपकी बहन की बेटी है। वो बोली, तुम मुझे ज्यादा अजीज हो, लेकिन मैं ये सब कैसे कबूल कर लूं। अगर तुम्हारा बच्चा है तो फिर बीवी कहाँ पर है, इससे भी मिला दो। और रह क्या गया है। इनकी बात सुनकर मैं बिल्कुल संजीदगी से बोला था, वो मुझे छोड़ चुकी है। यही वजह है कि मैंने ट्रांसफर की दरख्वास्त की थी। मैं अब यहाँ इसलिए आया हूँ, कम से कम मेरे बच्चे का प्रॉपर तरीके से ख्याल रखा जाए। ड्यूटी के चक्कर में मैं इसका ख्याल नहीं रख पा रहा था। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मा अपना सर थाम कर बैठ गई थी और सर नफी में हिलाकर बोली, मुझे यकीन नहीं आ रहा काशिफ, तुम ऐसा कर सकते हो। तुम मेरे बच्चों में सबसे ज्यादा समझदार और लायक हो, इसके बावजूद तुमने ऐसा किया। पूरा खानदान तुम्हारी मिसाल देता है। सबके सामने मैं हमेशा तुम्हारी तारीफ करके खुद को बुलंद तर समझती थी। ये तुमने क्या कर दिया। पूरा खानदान बाहर जमा है, हर कोई अजीब बातें कर रहा है। मैं क्या क्या जवाब दूंगी लोगों को। ये कहते ही अम्मा रोने लगी थी, जबकि मैं अपने बच्चे को बेड पर बिठाकर इनके कदमों में बैठ गया था और नरमी से बोला, अम्मा, माँ जो होती है वो औलाद के लिए एक सायादार छत होती है। अब अगर आपके बेटे पर बात आई है तो ये आप पर लाजिम है कि आप मुझे सबकी नजरों से बचाएं। मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकता, मैं इसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मा ने पलट कर देखा और फिर नरमी से अजलान के सर पर हाथ फेरा था और बोली, फिलहाल तो तुम आराम करो और अगर ये जाग जाए तो मुझे दे देना, मैं बाकी मेहमानों को संभालती हूँ। काशिफ, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ये कहकर वो चली गई थी। यानी वो धीरे धीरे मान रही थी और इन्हें मनाना भी मुश्किल काम नहीं था। मेरी माँ थी और मुझसे बहुत प्यार करती थी। अब टेंशन असल थाने की थी, वहां पर मुझे किस तरह अपनी अर्जी देनी है। मैं अब यही सोच रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी, मेरी बहन दूध लेकर आ गई थी। काफी देर हो गई थी, बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया था, इसीलिए मैंने इसे जबरदस्ती उठाकर दूध पिलाया और फिर इसे अपनी बहन के हवाले कर दिया था। वो इसे लेकर बाहर चली गई थी और मैं गहरी नींद सो गया था। तकरीबन 24 घंटे में मैंने सफर किया था और इस 24 घंटे में मेरी एक दफा भी आंख नहीं लगी थी, क्योंकि वो बच्चा मेरी जिम्मेदारी था और मैं इसे भूल कर सो नहीं सकता था। तकरीबन 3 घंटे में लगातार सोया था और फिर मेरी अम्मा ने आकर मुझे जगा दिया था कि वो बच्चा बिल्कुल भी काबू में नहीं आ रहा है और रोए जा रहा है। ये सुनते ही मैं हुड़बड़ा कर उठा था। एकदम उठने की वजह से मेरा पूरा वजूद कपकपा रहा था, लेकिन मैं सब चीजों को नजरअंदाज किए बाहर आया। लाउंज में ही मेरी बहन इसे संभाल संभाल कर हलकान हो रही थी। मैंने फौरन इसको गोद में लिया तो मेरे सीने से लगते ही वो खामोश हो गया था। इसके इस अंदाज पर अचानक मेरी आंखों में नमी आई थी। ये एहसास पहली बार हुआ था। मैं फौरन इसे अपने कमरे में ले आया था। थोड़ी ही देर बाद वो मेरी गोद में ही सो गया था। 2 दिन खामोशी से बीत गए थे और तीसरे दिन मैंने थाने जाकर रिपोर्ट करना था। क्योंकि मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो गई थी, मैंने अभी तक थाने में इस बच्चे को दर्ज नहीं करवाया था और न जाने क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा था ये मेरी गलती है, आगे जाकर मेरे लिए मुश्किल ना हो जाए। मगर इस बच्चे से मुझे इतना लगाव हो गया था कि मुझ में हिम्मत नहीं थी इसे खुद से अलग करने की। जिस घर में मैं, मेरा भाई, अम्मी रहते थे वहां कोई बच्चा नहीं था, क्योंकि मेरे भाई ने भी अभी शादी नहीं की थी। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में तब्दील होना शुरू हुए थे और धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो रहा था।
मुझे नहीं मालूम था इसकी सालगिरह कब आती है। मैंने बस हिसाब लगाकर एक दिन मुख्तस कर लिया था कि इसी दिन इसकी सालगिरह मनाऊंगा। वक्त और तेजी से गुजरा था। मैंने अपने कदम वहीं जमा लिए थे और सोच लिया था कि अब ट्रांसफर किसी कीमत पर नहीं लूंगा और आगे भी दरख्वास्त करता रहूंगा कि मुझे ट्रांसफर ना दिया जाए, क्योंकि अब बच्चे के साथ किसी और शहर जाना मेरे बस की बात नहीं थी। अम्मा का साथ मेरे लिए अब बेहद जरूरी था। अम्मा मुझे अब दबाव डालना शुरू हो गई थी कि तुम शादी कर लो, मगर मुझे इल्म था कि फौजिया से अब मेरी शादी नहीं होगी। जो भी था, खाला कभी भी अपनी कंवारी बेटी की शादी मुझ जैसे शख्स से नहीं करेंगी, क्योंकि इनकी नजर में मैं शादीशुदा एक बच्चे का बाप था। मैंने अम्मी को अपनी तरफ से रजामंदी दे दी थी और इन्होंने मेरे लिए लड़कियां तलाश करना शुरू कर दी थी। दिन और तेजी से गुजरे थे और ठीक 1 महीने बाद अम्मी ने मेरे सर पर धमाका किया था कि तुम्हारी खाला आज सुबह आई थी और इन्होंने फैसला किया है कि अपनी बेटी की शादी वो तुमसे करेंगी। ये सुनकर ऐसा लगता था जैसे मेरे कदमों तले जमीन निकल चुकी हो। जिस रिश्ते को अपने आप से दूर रखने के लिए मैंने इतना बड़ा झूठ का सहारा लिया था, वही रिश्ता मेरे गले पड़ रहा था। मैंने अम्मी को समझाने की कोशिश की कि वो लड़की कंवारी है, आप मेरी शादी इससे क्यों करवा रही हैं, ये तो गलत है। मगर अम्मी का कहना था कि मैंने तुम्हारी खाला से बात की थी और ये इनका फैसला है, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। अम्मी की बात सुनकर मुझे मजबूरन खामोश होना पड़ा था। वक्त और तेजी से गुजरा था और ठीक 2 महीने बाद शादी की तारीख रख दी गई थी। मेरे लाख जुन जलाने के बावजूद मेरी शादी फौजिया से हो गई थी और वो दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई थी। वो लड़की मुझे बहुत बुरी लगती थी, लेकिन मैं इसके साथ गलत नहीं करना चाहता था। अब वो मेरी बीवी बन चुकी थी और अब मैं इसके साथ अपना रिश्ता ईमानदारी से निभाना चाहता था। मेरा बेटा हर रात मेरे पास ही सोता था। मैं ड्यूटी से कितना भी थका हुआ हूँ, इसको मैं अपने पास ही सुलाता था। इसकी खातिर भले मुझे पूरी रात जागना पड़ी, मैं जागता था। लेकिन आज फौजिया की और मेरी खास रात थी, इसीलिए मैंने अपने बच्चों को अपनी माँ के हवाले किया था। मुझे फौजिया इतनी बुरी लगती थी, एक लम्हे के लिए दिल किया अपने बच्चे को ले जाकर इसकी गोद में डाल दूं। आज ही जो इस पर ये बात जाहिर कर दूं कि तुमसे ज्यादा अजीज मुझे अजलान है। लेकिन मैं इतना बेहिस इंसान नहीं था। आज मैं किसी के साथ गलत करूंगा, कल मेरे आगे भी औलाद है, इसके साथ भी नाइंसाफी होगी। इसी एक खौफ के जेर असर मैं खामोशी से कमरे में गया था, इस बात से अनजान के मेरे लिए ये लड़की कितनी बड़ी आजमाइश बनने वाली है। मैं कमरे में दाखिल हुआ, वो दुल्हन बनी बैठी हुई थी। ना चाहते हुए भी मेरे लबों पर हल्की मुस्कुराहट आई थी और मैंने खुद को एक नए सफर के लिए तैयार कर लिया था। मैं जब इसके करीब जाकर बैठा और इसका घूंघट उठाकर सलाम किया, अगले ही लम्हे वो मुझे देखते हुए बोली, ये बच्चा किसका है? झूठ नहीं बोलना, मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती हूँ, सच सच बताओ ये बच्चा किसका है? मैं इसे देखते हुए बोला, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? आज हमारी शादी की रात है और तुम किस तरह की बातें कर रही हो? जब मैं अपने बच्चे को इस कमरे में नहीं लाया तो इसका जिक्र करने का मकसद क्या है? वो बोली, सारी जिंदगी माँ बनकर मैं इसे अब संभाल लूंगी, मगर मैं ये जानना चाहती हूँ ये बच्चा किसका है, क्योंकि मुझे यकीन है ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। इसकी बात सुनकर मेरे चेहरे की रंगत उड़ गई थी। मैं इसीलिए फौजिया से शादी नहीं करना चाहता था। वो जरूरत से ज्यादा समझदार और आजाद ख्याल लड़की थी। मैं बोला, मेरा ही बच्चा है, फजूल बातें मत करो। मेरी बात सुनकर वो बोली, तो ठीक है, कल तुम मेरे साथ अस्पताल चलोगे और तुम्हारा और अजलान का DNA टेस्ट होगा। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो मैं वादा करती हूँ अजलान को अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करूंगी, लेकिन अगर DNA रिपोर्ट दुरुस्त नहीं आई तो तुम्हें सच बताना होगा। इसके बाद मैं फैसला करूंगी हम इस बच्चे के साथ रहेंगे या नहीं। इसकी बात सुनकर मैं फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया था और इसे देखते हुए बोला, तुम कौन होती हो ये फैसला करने वाली कि हम इसके साथ रहेंगे या नहीं? मैं फैसला कर चुका हूँ, अब वो सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगा। ये कहते ही मैं एकदम खामोश हो गया था, जबकि वो मुस्कुराकर बोली, तुम फैसला कर चुके हो, अगर तुम्हारी औलाद है तो इसमें फैसला करने वाली बात कहाँ से आ गई? ये तो हकीकत है कि तुम्हें अब इसके साथ रहना ही होगा, तो फिर इस बात को लेकर फैसला क्यों कर रहे हो? इसने मुझे मेरी ही बातों में उलझाकर सच निकलवा लिया था। मैं इसके पास बैठ गया था। फौजिया मजीद बोली, बेहतर होगा सच बता दो ताकि आगे की प्लानिंग हम सोच समझ कर सकें। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर आज मैं तुम्हारी बीवी बनी हूँ तो सिर्फ मोहब्बत के हाथों मजबूर होगा, लेकिन मैं सच जानना चाहती हूँ और ये एक बीवी का हक होता है। तुम मुझे मेरे हक से महरूम नहीं कर सकते। इसकी बात सुनकर मैं कुछ देर खामोश रहा था और फिर सर झुकाकर
میں نے الف سے لے کر یہ تک اسے ساری کہانی بتا دی تھی، کس طرح وہ بچہ چھوڑ کر گئی، اور آج بھی وہ خط میرے پاس موجود ہے۔ دیکھو، اس میں اذلان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اگر میں اسے دارالامان کے حوالے کروں گا، اس کا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ اس کی پرورش کیسے ہوگی مجھے نہیں پتا، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اسے میں ہی پال کر بڑا کروں، اپنا نام دوں، یہ میرے نام سے جانا جائے۔ میری بات سن کر وہ بولی، ٹھیک ہے جذباتی ماتو، جیسا تمہیں ٹھیک لگے، مگر میرا مشورہ ہے اس کو ایک دفعہ کاغذی طور پر اپنے نام کر لو، کیونکہ اگر کل کو اس کی ماں آئی اور اسے واپس مانگا تب تم کیا کرو گے؟ تم پولیس آفیسر ہو، تم قانون کے خلاف نہیں جا سکتے۔ بعد میں یہ بچہ کہیں تمہارے لیے مشکل پیدا نہ کر دے۔ قانون کے رکھوالے ہو، تم قانون کے خلاف مت جاؤ، ورنہ یہ بچہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن جائے گا۔ اس کی بات بالکل ٹھیک تھی، یہ بات مجھے بھی سمجھ آ رہی تھی، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ رات کافی خوشگوار گزری تھی اور اگلے دن صبح اٹھتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ فوزیہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ میں اس بچے کو لے کر پولیس اسٹیشن گیا تھا۔ تمام صورتحال میں نے اپنے بڑے افسر کے سامنے رکھی تھی اور ان کے سامنے یہ گزارش بھی کی تھی کہ اس بچے کی پوری کسٹڈی میں خود لینا چاہتا ہوں، یعنی میں اسے گود لینا چاہتا ہوں۔ پہلے تو وہ کافی غصہ ہوئے کہ جب ایسا حادثہ ہوا تھا تو میں اسی وقت ہمیں رپورٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر میرے جذبات دیکھ کر اور اس بچے کی میرے لیے محبت دیکھ انہوں نے فوراً ہی کاغذی کارروائی کروائی تھی اور اس بچے کو میرے حوالے کر دیا تھا۔ میں نے طے کیا تھا کہ اب خاندان میں بھی سچائی بتا دوں گا، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر خاندان کو سچائی معلوم ہوئی، آگے جا کر میرے بیٹے کو بلا وجہ کی باتیں سنائی جائیں گی کہ وہ لے پالک ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو۔ میں نے اس بات کا ذکر جب فوزیہ سے کیا تو اس نے مجھے منع کر دیا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی تمہاری اس حرکت کی وجہ سے لوگ تم سے ناراض ہیں، اور جب انہیں حقیقت پتہ چلے گی تو بلا وجہ اس بچے کو برا بھلا بولا جائے گا۔ ہم دونوں مل کر اس کی پرورش کریں گے۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سال میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میری اور فوزیہ کی شادی کو 5 سال بیت گئے تھے، لیکن اللہ نے ہم دونوں کو اولاد نہیں دی تھی۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ 5 سال بعد فوزیہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ہمیں علاج کروانا چاہیے۔ میری بھی خواہش تھی کہ میرا اپنا کوئی وجود اس دنیا میں آئے، اور جب ہم دونوں نے علاج کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور ہمارے ٹیسٹ ہوئے تو ایک ایسی خبر ہم دونوں کو ملی تھی کہ قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا اور فوزیہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ آسمان سر پر گر گیا تھا، حالانکہ میں خود کو بہت تندرست محسوس کرتا تھا اور یہی عالم فوزیہ کا تھا۔ پھر ایسا کیوں ہوا یہ بات بالکل سمجھ نہیں آئی تھی، اور پھر ایک دن فوزیہ نے روتے ہوئے کہا تھا، یہ سب اللہ کا فیصلہ ہے، ہمارے ہاتھوں اذلان کی ایک بہترین پرورش ہونی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو اس صلاحیت سے محروم رکھا ہے۔ میں اب اذلان کو ہی اپنی اولاد سمجھ کر اس کی پرورش کر رہا ہوں، وہ اللہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ میں نے اس عورت کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، کیونکہ میں سچ جاننا چاہتا تھا آخر اس نے بچے کو میرے حوالے کیوں کیا تھا، لیکن بہت تلاش کرنے کے بعد بھی وہ مجھے نہیں ملی تھی۔ اب تو نہ جانے اس کی شکل و صورت کیسی ہو گئی ہوگی، میں نہیں جانتا، مگر اب میں اذلان کے ساتھ خوش ہوں۔ میری بیوی بھی خوش ہے، ہم دونوں اس کے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزار رہے ہیں۔ گھر والوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ اذلان تم دونوں کی زندگی میں تحفہ ہے، اور فوزیہ بھی یہی کہتی ہے۔ جیسا میں فوزیہ کو سمجھتا تھا کہ وہ بہت بے باک ہے، اس کے جیسی لڑکی میرے ساتھ نہیں چلے گی، مجھے اب سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فوزیہ کو کیوں منتخب کیا تھا، کیونکہ اگر میری زندگی میں کوئی اور لڑکی آتی اور ڈاکٹر کے ذریعے اسے یہ پتا چلتا کہ اس کا شوہر کبھی باپ نہیں بن سکتا تو وہ مجھے چھوڑ دیتی، مگر فوزیہ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آج بھی ہم ساتھ ہیں اور اذلان کی پرورش کر رہے ہیں۔